जिस व्यक्ति ने अपने गुरु को धोखा दिया हो, जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों तक की झूठी कसम खाई हो, जिस व्यक्ति ने आंदोलन के समय जिस पर भी आरोप लगाया उसकी गोद में जाके बैठा हो, उस व्यक्ति के मुंह से ईमानदारी की बात अच्छी नहीं लगती। केजरीवाल ने ईडी के दूसरे बुलावे को भी अभेद बताया है और कहा है कि यह राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। केजरी का कहना है कि उसका पूरा जीवन ईमानदारी से बीता है। भारत में हर चोर पुलिस की नोटिस देखकर यही कहकर छूट सकता है कि वो चोर नहीं है। दूसरे पक्ष ने दुश्मनी के आरोप लगाए हैं। इनको पुलिस घिसटते हुए ले जाएगी और ये स्वयं को भगत सिंह का उत्तराधिकारी मनवा कर छोड़ेगा। दिसंबर के अंत तक इनका जेल में होना तय है। देखना यह है कि यह प्रेम से जाते हैं या घसीट कर ले जाया जाता है। इस बीच दिल्ली शराब घोटाला मामले में सलाखों के पीछे बंद आप नेता संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई दफा वो अदालत से राहत की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी विधिक दुश्वारियों पर विराम नहीं लग पा रहा है। इस बीच आज संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। आप नेता को उम्मीद थी कि उन्हें राहत मिल सकेगी, लेकिन अफसोस अदालत ने उन्हें 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आज उनकी जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि उनके लिए सलाखों के द्वार खोले जाए या नहीं। ध्यान दें, बीते दिनों इस मामले में आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने समन भेजा था। अब तक उन्हें 2 दफा जांच एजेंसी की ओर से बुलावा भेजा जा चुका है, लेकिन विडंबना देखिए कि उन्होंने एक बार भी जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने की जहमत नहीं उठाई है। पहली दफा उन्होंने चुनाव प्रचार में मशगूल होने की बात कहकर समन को नजरअंदाज कर दिया था। वहीं दूसरी दफा उन्होंने विप सियाना में जाने की बात कही, जिस पर भी बीजेपी ने निशाना साधने से गुरेज नहीं किया। उधर आपका कहना है कि हमारी पार्टी को दिग्भ्रमित करने के मकसद से बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत यह सब कुछ कर रही है। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में आपके 3 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम शामिल है। फिलहाल ये तीनों ही नेता सलाखों की हवा काट रहे हैं। उधर संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया था कि अब अगला नंबर केजरीवाल जी का है, जो कि अब मूर्त रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है। सनद रहे कि ईडी की ओर से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक नहीं बल्कि 2 दफा नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही वे विप सियाना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए। उन्होंने ईडी को भेजे जवाब में समन को अवैध और खुद को ईमानदार बताया है। मामला दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा है। 20 दिसंबर को ईडी को भेजे जवाब में केजरीवाल ने कहा है, यह समन भी एजेंसी द्वारा जारी किए गए पिछले समन की तरह ही गैर कानूनी है। ईडी को यह समन वापस लेना चाहिए क्योंकि यह राजनीति से प्रेरित है। मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जिया है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मुखिया ने कहा कि विप सियाना ध्यान के लिए उनकी यात्रा के बारे में सारी दुनिया और मीडिया को पता है। इसके बावजूद 18 दिसंबर को समन भेजकर 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया। इससे उनका यह भरोसा और मजबूत हुआ है कि यह प्रोपोगेंडा से प्रेरित है। इसका मकसद लोकसभा चुनाव से पहले सनसनीखेज खबरें फैलाना है। उन्होंने समन को अस्पष्ट बताते हुए कहा कि यह समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया गया है, गवाह की हैसियत से या फिर संदिग्ध की हैसियत से। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल चार्टर्ड विमान में सवार होकर 20 दिसंबर को जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उनकी अगवानी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की। फिर दोनों नेता मेडिटेशन सेंटर के पास स्थित चौहाल के लिए हेलीकॉप्टर पकड़कर निकले। दोपहर के समय केजरीवाल विप सियाना सेंटर पहुंच गए। वहीं भगवंत मान चौहाल में ही रात भर रुके। अरविंद केजरीवाल हर साल 10 दिनों के लिए विप सियाना के लिए जाते रहे हैं। वो कभी बेंगलुरु तो कभी जयपुर में विप सियाना करते रहे हैं। इस बार उन्होंने पंजाब के होशियारपुर जिले के आनंदपुर स्थित विप सियाना सेंटर को इसके लिए चुना है।
पहले केजरीवाल 19 दिसंबर को ही विपसियाना के लिए जाने वाले थे, लेकिन इंडी गठबंधन की बैठक की वजह से वो एक दिन बाद बुधवार को रवाना हुए। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति से घोटाले से जुड़े केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे आप नेता पहले से ही जेल में हैं। इस मामले में कई अन्य आरोपित भी जेल में हैं। अब केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले ईडी ने 30 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के सीएम को समन जारी कर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब विधानसभा चुनावों में व्यस्तता का हवाला देकर वे पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। भगोड़ा ऑफ द ईयर केजरीवाल दिल्ली में जल भरा हुआ तो विपसियाना भागे थे। पानी की किल्लत होने लगी तो गोवा भाग गए। कोरोना काल में जिम्मेदारियों को भूल आइसोलेशन में चले गए। दिल्ली में शिक्षक धरना दे रहे थे तो पंजाब भागे। अब ईडी के डर से फिर से विपसियाना के लिए भाग गए। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर ईडी ने आप सुप्रीमो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए समन भेजकर तलब किया है। पेश होने के पहले केजरीवाल ने ठीक एक दिन पूर्व उन्होंने 20 दिसंबर को होशियारपुर के गांव आनंदगढ़ स्थित विपसियाना मेडिटेशन सेंटर में आकर साधना करने का प्रोग्राम बना लिया। सीएम का यहां पर 10 दिन का प्रवास होगा। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन चौकस हो गया है। विपसियाना मेडिटेशन सेंटर के इर्द गिर्द पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। बता दें कि आनंदगढ़ स्थित विपसियाना मेडिटेशन सेंटर होशियारपुर से 12 किलोमीटर दूर है। इसके बाद दोपहर 3 बजे के करीब केजरीवाल का हेलीकॉप्टर चौहाल स्थित एक निजी फैक्ट्री के हेलीपैड पर लैंड हुआ। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे। इसके अलावा भी किसी भी आप नेता और कार्यकर्ता के रहने की इजाजत नहीं मिली है, क्योंकि केजरीवाल का यह पूरी तरह से निजी प्रोग्राम है। बिना किसी से मिले पुलिस की कड़ी सुरक्षा में केजरीवाल सीधे विपसियाना मेडिटेशन सेंटर पहुंचे। उनके साथ सीएम भगवंत मान भी गए। फिर केजरीवाल वहीं पर रुकेंगे और मान वहां से चले जाएंगे। सेंटर में केजरीवाल 10 दिन तक शिविर में साधना करेंगे। इस बीच वे किसी से मिलेंगे नहीं। तहकीकात करने पर मालूम पड़ा है कि विपसियाना सेंटर की देश में कई ब्रांचें हैं। साधना के लिए केजरीवाल ने होशियारपुर को इसलिए चुना है क्योंकि आनंदगढ़ गांव पहाड़ियों की गोद में बसा है। आबो हवा बहुत अच्छी है। एक तो मेडिटेशन सेंटर और दूसरे यहाँ की अद्भुत प्रकृति बहुत ही ज्यादा सुकून प्रदान करती है। दूसरा, पंजाब में ही साधना करने के लिए इसलिए भी चुना गया है क्योंकि केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा है। यहाँ पर आपकी सरकार है, सो सुरक्षा के लिहाज से इसे चुना गया माना जा रहा है। इस बार उनकी अनुपस्थिति में मंत्री आतिशी उनका कामकाज संभालेगी। केजरीवाल पिछले साल भी विपसियाना पर गए थे। उस दौरान तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का कामकाज संभाला था। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि केजरीवाल विपसियाना का अभ्यास कहां करेंगे। आपने इस बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली वासियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार 21 दिसंबर को बिना कोई बहाना बताए जांच एजेंसी की जांच में शामिल होंगे। सीएम केजरीवाल द्वारा किसी भी अन्य बहाने का मतलब यह होगा कि वे पूछताछ से बचने की कोशिश कर रहे हैं और शराब घोटाले और उसके बाद धन के लेन देन में उनकी संलिप्तता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। पंजाब के पूर्व पीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने बठिंडा जिले में जीतेगा पंजाब रैली की थी। सिद्धू की इस रैली के बाद कांग्रेस में एक बार फिर से अंदरूनी कलह सामने आ गई है। इस रैली करने के 2 दिन बाद कांग्रेस में उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है। कई नेताओं ने अनुशासनहीनता और आत्म प्रशंसा के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। रैली में सिद्धू ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत पार्टी के अपने सहयोगियों पर कटाक्ष किया था। कांग्रेस नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा कि सिद्धू की हरकतों से अक्सर पार्टी को नुकसान हुआ और पिछले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू की बठिंडा में 17 दिसंबर को हुई रैली का जिक्र करते हुए उन्हें अपना खुद का मंच स्थापित करने के बजाय पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कहा। हालांकि पूर्व क्रिकेटर सिद्धू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
बठिंडा में सिद्धू की रैली करने के कुछ दिन बाद पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी देखी गई। राज्य इकाई का कोई भी वरिष्ठ नेता 17 दिसंबर की रैली का हिस्सा नहीं था। इस रैली में सिद्धू ने 2022 के चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने में कथित रूप से विफल होने के लिए आप सरकार पर निशाना साधा था। भाजपा ने सिद्धू की रैली के संबंध में पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं सिद्धू साहब से बस यही अनुरोध करता हूं कि उन्हें थोड़ी परिपक्वता से काम लेना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने आपको सम्मान दिया है तो इसे पचा लीजिए। ऐसी हरकत मत कीजिए। जब आप पीसीसी अध्यक्ष थे तो आपने देखा कि आप कांग्रेस को 78 2017 में सीटें से 18 2022 में सीटों पर ले आई। अब वे और क्या चाहते हैं उनसे पूछे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिवार को कहा कि वे 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि सिद्धू ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू लोकसभा चुनाव लड़ेगी या नहीं। कांग्रेस नेता सिद्धू ने 2022 में अमृतसर पूर्व से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बठिंडा में नवजोत सिंह सिद्धू से जब पूछा गया कि क्या उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू अगले साल होने वाले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, तो इस पर उन्होंने कहा कि सवाल का जवाब सिर्फ नवजोत कौर ही दे सकती है। साल 2004 में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उसी साल बीजेपी ने उन्हें अमृतसर से लोकसभा का टिकट दिया था। अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। उस समय उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता रघुनंदन लाल भाटिया को हराया था। हालांकि रोडवेज के मामले के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद वहां उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में भी सिद्धू ने शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2009 में बीजेपी ने उन्हें फिर से अमृतसर से लोकसभा का टिकट दिया। इस बार भी उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार ओपी सोनी को हराया और सांसद बने। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने अमृतसर से उनका टिकट काटा तो उनकी नाराजगी सामने आई। 2014 में अमृतसर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सिद्धू ने उनके लिए प्रचार भी नहीं किया था। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया, लेकिन फिर भी उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई। साल 2017 में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता के साथ साथ बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया। उसी साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के विरोध के कारण आज सारा विपक्ष भारत विरोधी लोगों का साथ देने से गुरेज नहीं करता। देश की जनता सब देख रही है और वो अपने वोट की ताकत से समय समय पर अपना विरोध दर्ज भी कराती रहती है। कांग्रेस हाईकमान को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार एवं कलिक पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज के विचारों को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। आचार्य प्रमोद कई दिनों से पार्टी से अलग बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि प्रमोद कृष्णम जी क्यों गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस को वामपंथ के रास्ते पर जाते देख वो दुखी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर 2 युवकों के सदन के अंदर कूदने का मामला गरमाया हुआ है। इस घटना को लेकर राजनीति भी तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से जोरदार बयानबाजी की जा रही है। इस बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मामले पर सभी दलों से राजनीति न करने की अपील की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शनिवार को संसद की सुरक्षा चूक पर कहा कि मैं सभी विपक्षी पार्टी से कहना चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करने के चक्कर में देश से नफरत ना करें। महंगाई बढ़ना और बेरोजगारी देश की समस्या है, लेकिन उसकी वजह से संसद में हमला करना उचित नहीं है। सभी लोगों को संसद पर हमले की आलोचना करनी चाहिए। संसद में कूदने वालों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे लगता है कि यह नक्सली है। मुझे लगता है वह नौकरी मांगने नहीं गए थे, उनका उद्देश्य कुछ और था। जो लोग उनको क्रांतिकारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वे देश के साथ पाप कर रहे हैं। देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। संसद सभी की है, यह ना तो मोदी की है ना किसी पार्टी विशेष की है। गौरतलब है कि बुधवार को संसद पर 2001 में किए गए आतंकी हमले की बरसी के दिन
सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई जब लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन के भीतर कूद गए। इसके बाद इन्होंने कैन से पीले रंग का धुआं फैला दिया था। घटना के बाद दोनों को पकड़ लिया गया था। इस मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि इसके पीछे का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसे लेकर पूरे देश में उबाल है। पीएम मोदी की नीतियों के कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ कथित जुल्म पर वीडियो बनाने वाले बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को सभी मामलों में जमानत मिल गई है। वे अब किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें कि उनके वीडियो को तमिलनाडु और बिहार सरकार ने झूठ बताकर उन पर कई मामले दर्ज करा करके गिरफ्तार कर लिया था। वर्तमान में पटना के बेऊर जिले में बंद मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी को सिविल कोर्ट से सभी मामलों में जमानत मिल गई है। अब जेल से रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और माना जाता है कि रिहाई में कुछ समय लग सकता है। मनीष कश्यप के दोस्त मणि द्विवेदी ने भी इसकी पुष्टि की है। मणि ने कहा कि मनीष के ऊपर तमिलनाडु में दर्ज सारे मामलों में पहले से ही जमानत मिल चुकी है। अब पटना के सिविल कोर्ट से भी सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। मणि ने कहा कि बेतिया कोर्ट से भी उन्हें बेल मिल चुका है। एक मामला पटना हाईकोर्ट में लंबित था, जिसमें बुधवार 20 दिसंबर 2023 को जमानत मिल गई। मणि ने आगे कहा कि मनीष कश्यप जेल से बाहर आ रहे हैं। हिंदुओं, स्वागत की तैयारी कीजिए। बहुत से वामपंथी और जिहादियों ने अपना पूरा औकात लगा दिया था, लेकिन शेर को कोई लंबे समय तक पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकता। शेर अब पहले से ज्यादा जोर से दहाड़ लगाएगा। रोक सकते हो तो रोक लो। बिहार का बेटा जल्द ही आकर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। जानकारी के अनुसार अब बेल का कागजात पटना हाईकोर्ट से गुरुवार को सिविल कोर्ट में जाएगा। वहां बेलर भरा जाएगा और फिर उसे सिविल कोर्ट से बेऊर जिले में रिकॉल किया जाएगा। बेऊर जेल प्रशासन चेन्नई और मदुरई कोर्ट से अनुमति लेकर ही मनीष की रिहाई हो पाएगी। रिहाई को लेकर बेऊर जेल प्रशासन ने मदुरै और चेन्नई कोर्ट को पत्र लिखा है। इसके बाद मनीष कश्यप बेऊर जिले से रिहा होंगे। बता दें कि मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी थी। इस दौरान उनके घर की कुर्की जब्ती भी की गई थी। कुर्की जब्ती की कार्रवाई के दौरान ही उन्होंने 18 मार्च 2023 को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्हें तमिलनाडु पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। फिलहाल कश्यप बिहार की जेल में बंद है। दरअसल मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का कथित फर्जी वीडियो शेयर किया था। इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई EOU ने मनीष कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज की थी। मनीष कश्यप के खिलाफ पटना आर्थिक अपराध इकाई ने 4 केस दर्ज किए हैं। इनमें 3 बिहारी मजदूरों की तमिलनाडु में पिटाई के फर्जी वीडियो मामले में है। वहीं तमिलनाडु पुलिस ने कुल 13 केस दर्ज किए हैं। इनमें 6 मामलों में मनीष कश्यप नामजद आरोपी है। इसको लेकर तमिलनाडु पुलिस ने 6 अप्रैल 2023 को यूट्यूबर कश्यप पर NSA लगाया था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी विरोध हुआ था और लोगों ने इसे राजनीतिक दमन बताया था। बाद में कोर्ट ने NSA से हटा दिया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।